Hello, Dr. Bhut is feeling glad to present this video to our viewers. This video aims at providing certain important aspect about atomic structure. And one of the important aspect is writing the electronic configuration of an atom. Today, we shall get an idea about how to write a correct electronic configuration of any atom. But before that, it is very important for us to review some basic details about an atom. आज के वीडियो में हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक सही किसी भी परमाणु का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का तरीका सीखेंगे और ये एक सरल विधि है। लेकिन इसके पहले हमको ये जानना जरूरी होता है कि हम एटम के परमाणु के बारे में जो मूलभूत तथ्य हैं उनको हम एक बार पुनः देख लें, रिवाइज कर लें। और जैसा कि एक कोटेशन है, कोट है, स्टैनली रॉबर्टसन, एक वैज्ञानिक हुआ है, किम स्टैनली रॉबर्टसन। उन्होंने एटम के बारे में संक्षिप्त में, शॉर्ट में पूरा विवरण दे दिया, व्हाट इज एन एटम। और अगर आप देखें तो ये कुछ शब्दों में, कुछ सेंटेंसेस में, कुछ वाक्यों में इसको बताया गया है। Let's see what is that. What is the quotation? What is the quote given by Kim Stanley Robertson? He says, atoms have a nucleus made of protons and neutrons bound together. Around this nucleus, shells of electrons spin, and each shell is either full or trying to get full to balance with the number of protons or to balance with the number of positive and negative charges. And atom is like a human heart. शॉर्ट में बहुत अच्छा स्टेटमेंट या कोट इन्होंने दिया हुआ है और पूरे एटम के बारे में, उसकी सक्रियता के बारे में समझा दिया है। और जैसा कि हमको मालूम भी है कि एटम में एक न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, ये दोनों एक साथ रहते हैं। Atoms have a nucleus made of protons and neutrons bound together. Around this nucleus, shells of electron spin. इस नाभिक या न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन के कक्षक घूमते रहते हैं, चक्कर काटते रहते हैं, स्पिनिंग करते हैं। And each shell is either full or trying to get full. और प्रत्येक कक्षक या तो पूरा होता है या किसी भी तरह से वो पूर्णता को प्राप्त करना चाहता है, जिससे कि प्रोटॉन्स और प्रोटॉन्स जो कि धनात्मक आवेशित होता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के बराबर बैलेंस हो जाए, संतुलित हो जाए। बस एटम की सक्रियता केवल इसी कारण है कि न्यूक्लियस में जो धनावेश है और उसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन्स स्पिन कर रहे हैं वो ऋणावेशित हैं और दोनों के चार्जेस में संतुलन हो जाए, दोनों के आवेश में संतुलन हो जाए। There should be a balance between the positive and negative charges. That's why atom is very active. एटम प्रायः बहुत क्रियाशील होता है। ऑफ कोर्स कुछ तत्व हैं जिनकी क्रियाशीलता कम होती है और जैसा कौन से हैं ये सब तो हमें आगे मालूम है और हम फिर भी सीखेंगे। एंड
और फाइनली एक बहुत जरूरी बात इन्होंने बताई है, दैट एटम इज लाइक ए ह्यूमन हार्ट। शरीर में जो हृदय है, हार्ट है, वो पूरी सक्रियता को, पूरे रिएक्शंस के लिए, एलिमेंट्स के लिए वो हार्ट की तरह है। तत्व का हृदय है। इट्स लाइक ए हार्ट। So this is just a quote, but it narrates everything. Now we shall proceed further with this idea. ये कोई नई बात नहीं है हम लोगों के लिए, हमें तो मालूम है कि परमाणु में जो डाल्टन का परमाणु था वो अविभाज्य था, इनडिविजिबल था, लेकिन बाद में उसके तमाम प्रयोगों के द्वारा हमने थॉमसन्स एक्सपेरिमेंट एंड रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट एंड सो मेनी अदर एक्सपेरिमेंट्स, हमने गोल्डस्टीन एक्सपेरिमेंट वगैरह से ये प्रमाणित कर लिया, सीख लिया कि एटम में एक मध्य स्थल होता है, मध्य भाग होता है, जिसको हम नाभिक बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं, और इस न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं विभिन्न कक्षकों में या कक्ष में। लेकिन अब हमको ये जानना बहुत जरूरी है कि किस कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, और उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। हाउ टू राइट द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम। एटम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार से लिखा जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्रायः हम देखते हैं कि हम लोगों से इसके बारे में गलती हो जाती है, लेकिन अगर हम शुरू से ही इसको सीख लेंगे तो शायद बड़ा आसान हो जाएगा। है तो बहुत सरल, लेकिन देखें कैसे होता है। Now, before we proceed to anything else, we must know what is meant by electronic configuration. Electronic configuration का मतलब क्या होता है? Electronic configuration consists in setting up an account for placement of all electrons present in an atom. Electronic विन्यास केवल परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन हैं वो किस तरह से कहाँ स्थित हैं इसको बताने का एक तरीका है। Electronic configuration consists in setting up an account for the placement of all electrons present in an atom. तो पहले तो ये ध्यान रखना पड़ेगा, है तो बड़ी मामूली सी बात, अरे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, लेकिन बहुत मामूली से प्रश्न आता है, व्हाट डू मीन बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और हम सही ढंग से अगर न लिख पाए तो वो उचित नहीं है। Therefore, we start with what is meant by electronic configuration. Now, there are certain suggestions to students. Electronic configuration, neutral atom, उदासीन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखना है तो उसके पहले हमें कुछ बातें अपने ध्यान में रखना पड़ेगा। So there are a few tips to be considered before writing up electronic configuration of an atom. Now let us see what are those tips. किन बातों का ध्यान रखना है? पहली चीज, note the number of atomic note the atomic number of the element whose electronic configuration is to be written. इस तत्व का परमाणु विन्यास लिखना है, उसका परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर हमको ध्यान में पहले मालूम होना चाहिए, रखना पड़ेगा, सही एटॉमिक नंबर, करेक्ट एटॉमिक नंबर। दूसरी चीज, recall that the maximum number of electrons which can be filled up in different orbitals are s 2 electrons, p 6 electrons, d 10 electrons and f 14 electrons. ये तो हम लोगों ने पढ़ा भी है और अभी हम आगे और भी इसको पढ़ते रहेंगे और इसके अभ्यास भी करेंगे। लेकिन हमको परमाणु विन्यास लिखने से पहले हमें मालूम होना चाहिए कि एस सबशेल में
एस कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। पी में 6 इलेक्ट्रॉन, डी में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन। जब हमें ये मालूम रहेगा तो हम विभिन्न कक्षों का हिसाब दे सकेंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन किस कक्ष में हैं। तो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और आप देखिए यहाँ पर एस स्मॉल लेटर्स में लिखा हुआ, लोअर केस, छोटी अंग्रेजी में, पी भी छोटा, डी भी छोटा और एफ भी छोटा। तो लिखते समय तो प्राय ये सबको मालूम भी रहता है, लेकिन ध्यान रखने की बात है। और फिर उसके बाद तीसरा पॉइंट ये आता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम कैसे लिखें। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को विभिन्न परमाणुओं को किस प्रकार से कक्षक में और उप कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है ये दर्शाया जाए। और उसके लिए एक नोटेशन है, एक संकेत है, दैट इट इज टू बी रिटन इन NLX नोटेशन। अब ये है तो बड़ी मामूली सी चीज, लेकिन साथ साथ बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसका मतलब क्वांटम नंबर से, क्वांटम संख्याओं से भी है। NLX नोटेशन क्या होता है ये जरा हमको सीख लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें इसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना पड़ेगा। Where n is the principal quantum number, मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर छोटी अंग्रेजी के n से दर्शाया जाता है। L is azimuthal और सेकेंडरी क्वांटम नंबर, छोटी अंग्रेजी का L। तो मतलब हमें क्वांटम नंबर लिखना पड़ेगा। क्वांटम नंबर से हमें पता लगता है कि किस कक्ष में इलेक्ट्रॉन है, बड़े घेरे में, मेजर एनर्जी लेवल। और L उपकक्ष को दर्शाता है, सेकेंडरी क्वांटम नंबर। तो कौन सा इलेक्ट्रॉन किस कक्ष में या किस उपकक्ष में है, और X इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उस कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, जितना है उसका हमें हिसाब देना पड़ता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन अब इसी को हमने अगर हम समझने की कोशिश करें तो हम किस तरह से लिखेंगे, देखिए 3p4 मान लीजिए हमने लिखा है। P represents the subshell, उपकक्ष। 3 is the principal quantum number, तीसरे घेरे के P उपकक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन हैं किसी परमाणु। ये एक उदाहरण है खाली, मतलब हर एक तत्व में, हर एक परमाणु में अलग अलग होता है, बट जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड आई हैव गिवन यू ए सिंपल एग्जांपल। 3p4 मीन्स तीसरा कक्ष, उपकक्ष P और जिस पर 4 इलेक्ट्रॉन हैं। This means that 4 electrons are present in p subshells in the third orbit. Orbit means major energy level, बड़ा घेरा। Similarly, 4d5 means, of course, I have given it as a practice for you, but simultaneously I'd like to make it clear that in the fourth orbit of a particular atom, d subshell contains 5 atoms. चौथे ऑर्बिट के चौथे मुख्य कक्ष के डी उपकक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन हैं। और इस तरह से हम पूरा ब्यौरा देते हैं, पूरा विवरण देते हैं इलेक्ट्रॉन्स के डिस्ट्रीब्यूशन का, हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड। नाउ बिफोर वी गेट इनटू एनीथिंग, something is more important, that a review of suitable consideration of following is most essential before you take out scripting of a configuration. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के पहले हमको
कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा और याद भी करना पड़ेगा। इसको तो हम प्रैक्टिस करेंगे। एक है पॉलीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल, दूसरा होता है होम्स रूल और तीसरा होता है अबाउट प्रिंसिपल। ये तीन प्रिंसिपल या नियम हैं जिन पर आधारित, जिनके अनुसार हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ता है। और ये तो एक स्टेटमेंट है जो कि पॉली ने दिया है। पॉली एक वैज्ञानिक था और उसी के नाम से हम ये पढ़ते हैं इसको हम जानते हैं। Pauli's exclusion principle. It is impossible for any two electrons in the same atom to have all the four quantum numbers identical. अब देखिए, परमाणु विन्यास लिखना क्वांटम नंबर पर आधारित है। क्वांटम नंबर से ही मुख्य कक्ष, उपकक्ष और कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, किस तरह से हैं, किस तरह से स्थित हैं, ये किसी परमाणु के हर एक इलेक्ट्रॉन का विवरण देना। So it is an account of all the electrons present in an atom. तो पॉली ने ये बताया कि 4 क्वांटम नंबर होते हैं, ये तो हमें मालूम ही है, SPDF। उपकक्ष हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर, ये 4 होते हैं ऑफ कोर्स। तो ये पॉली ने बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन के युग्म का कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन उसी एटम में चारों क्वांटम नंबर एक से नहीं हो सकते। चारों क्वांटम नंबर अगर एक से होंगे तो हम उसकी स्थिति को नहीं बता पाएंगे। 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे हो ही नहीं सकते कि उनके चारों क्वांटम नंबर एक से हो, क्वांटम संख्याएं एक से। और आगे हमने थोड़ा सा इसको आप लोगों के लिए लिखा भी है। इट इज एविडेंट फ्रॉम द प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन ऑफ क्वांटम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इससे हमें बड़ी आसानी से पता लग सकता है कि कितने इलेक्ट्रॉन किस शेल में और किस ऑर्बिट में हो सकते हैं। अगर 3 क्वांटम नंबर n, l और m, n इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l इज सेकेंडरी क्वांटम नंबर और m होता है चुंबकीय क्वांटम नंबर या मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अगर ये 3 एक से हैं किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉन का, तो चौथा जरूर अलग होगा और चौथा क्वांटम नंबर इज नोन एज स्पिन क्वांटम नंबर। अब आपको हमको ये एक आइडिया है, पहले भी हो चुका है और हम फिर बात करेंगे कभी, ये कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, का घूमना, चक्कर काटना ऑर्बिट में, कक्ष में, उपकक्ष में और ऑर्बिटल में, ये अलग अलग तरीके से होता है। लेकिन साथ ही इलेक्ट्रॉन अपने धुरी पर भी घूमता रहता है। एक्सियल मूवमेंट, एक्सियल रोटेशन, अपनी धुरी पर इलेक्ट्रॉन का चक्कर काटना, यानी एक जगह पर रह करके बराबर घूमते रहना, दैट इज नोन एज स्पिनिंग, घूर्णन। तो इस घूर्णन को भी हमें बताना पड़ता है कि इलेक्ट्रॉन स्थित है, किस तरह से घूम रहा है। और 2 प्रकार का घूर्णन होता है, या तो क्लॉकवाइज रोटेशन, घड़ी की दिशा में घूमना दाहिने हाथ में, और एंटी क्लॉकवाइज बाईं ओर में, लेकिन धुरी एक ही रहेगी, तो उसको भी हमें दर्शाना पड़ता है। तब तो हम बता पाएंगे कि इलेक्ट्रॉन, कौन सा इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से और कैसे परमाणु में है। तो उसको भी दर्शाने के लिए, क्योंकि 2 प्रकार का घूर्णन होता है, उसके 2 ही मूल्य हो सकते हैं। इसको हम डिनोट करते हैं आइदर प्लस हाफ और माइनस हाफ। प्लस हाफ है
मतलब वो क्लॉकवाइज रोटेशन में है, घड़ी की दिशा में घूम रहा है, और माइनस ऑफ है, उसके विपरीत घूम रहा है, घड़ी की विपरीत दिशा में घूमना। तो ये दोनों बताना पड़ता है। सो दीज आर पॉलीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल को समझ करके उसको अप्लाई करते हुए, उसका उपयोग करते हुए हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। और खैर अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज पॉलीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल, तो ये तो एक सीधा सा एक सेंटेंस है, हमने लिख इस तरह से हम लिख लेते हैं। It is impossible for any two electrons in the same atom to have all the four quantum numbers identical. चलिए, ये तो समझ लिया हमने, लेकिन इसका एप्लीकेशन, इसकी उपयोगिता, इसको यूज करना, इसको प्रैक्टिस में लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ एक और रूल होता है जिसके आधार पर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, एंड दैट इज हुन्स रूल, हुन का नियम। ये भी एक सेंटेंस में उन्होंने दे दिया है, लेकिन इसका उपयोग हमें अच्छी तरह से सीखना पड़ेगा। When several orbitals of equal energies, which are also known as degenerate orbitals, in the same subshell are available, each orbital is filled up with single electron before they get paired up. एक कंडीशन उसने बताई, हुन्स रूल के एप्लीकेशन के लिए एक शर्त है कि अगर कई ऑर्बिटल हैं उसी सबशेल में, तो हर ऑर्बिटल में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, एक एक इलेक्ट्रॉन, और जब वो पूरे हो जाएंगे तब उसके बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन जाएगा, युग्मन होगा, दैट इज नोन एज पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो हुन्स रूल है, इसका भी एप्लीकेशन हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने में हमें ध्यान रखना पड़ता है। अकॉर्डिंगली इसके अनुसार मालूम है हमको कि एसपीडीएफ सबशेल होता है, और अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया एस में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, पी में 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, और डी में 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, एफ में 14 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अब मान लीजिए ऑर्बिटल्स हैं, एस ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल है, डी है, एफ है। ये जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमको बड़ी आसानी से पता लग जाता है कि किस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाने वाला है। तो पहले एस ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, उसके बाद पी ऑर्बिटल में 6 होते हैं, पी सबशेल में, उपकक्ष में, पी उपकक्ष में 3 ऑर्बिटल होते हैं, और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। तो इन 3 ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा। डी में 10 ऑर्बिटल होते हैं, डी उपकक्ष होता है। ऑर्बिटल्स आर सीट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। The location of an electron where electron is found in most of the cases there, यानी कक्ष में किसी एक खास स्थान पर इलेक्ट्रॉन जहां ज्यादा पाए जाने की उम्मीद है उसको हम ऑर्बिटल बोलते हैं। और ये क्वांटम नंबर वगैरह हम आगे और दूसरे अपने क्लास में या लेक्चर में हम देंगे, बताएंगे और ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल जस्ट टू रिव्यू, ध्यान देने के लिए अभी आपको मैं बता रहा हूं, ऑर्बिटल्स आर सीट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। सीट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन को पाए जाने की अधिक संभावना जिस स्थान पर होती है उसको हम बोलते हैं सीट ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे एक छोटा सा उदाहरण हम आपको दें, आप अगर प्रिंसिपल साहब के कमरे में जाएं अपनी क्लास में, अपने स्कूल में, तो आप देखेंगे प्रिंसिपल साहब का बड़ा कमरा है, चैम्बर है, कमरा है,
तो उस कमरे को हम बोलेंगे ऑर्बिट। और बीच में कहीं पर या किसी भी स्थान पर उनका एक टेबल लगा होता है, और उस टेबल में तीन तरफ चारों तरफ कुर्सियां लगी हैं। तो वो टेबल जो है वो उपकक्ष हुआ। कमरा मेजर एनर्जी लेवल है, मेजर बड़ा कक्ष है, और वो टेबल को हम कह सकते हैं कि उपकक्ष है। और इस उपकक्ष में भी एक खास चेयर पर, विशेष कुर्सी पर प्रिंसिपल साहब ज्यादा बैठे पाए जाते हैं। सो दैट चेयर decides the location of the principal where he is found most of the time, और उसको हम कह सकते हैं वो ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन के केस में भी यही है। इलेक्ट्रॉन एक मेजर एनर्जी लेवल में है, बड़े कक्ष में है, उसके बाद छोटे कक्ष में भी है, और उस छोटे कक्ष में एक खास स्थान पर, पर्टिकुलर लोकेशन पर वो ज्यादा पाया जाता है, घूमता हुआ पाया जाता है, स्पिनिंग करता पाया जाता है। सो दैट पर्टिकुलर लोकेशन और स्पॉट इज नोन एज ऑर्बिटल। इसमें किसी तरह का कोई भ्रम होना ही नहीं चाहिए। ऑर्बिटल्स आर द स्पॉट्स और लोकेशन वेयर an electron is, where there is a greater probability of finding out an electron। उस जगह पर इलेक्ट्रॉन मिलेगा ज्यादा। तो पी में तीन उपकक्ष हैं, 6 इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन 3 ऑर्बिटल रहते हैं। डी में 5 ऑर्बिटल रहते हैं, और एफ में 14 ऑर्बिटल, एफ में 7 ऑर्बिटल रहते हैं। लेकिन एस में 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा हो सकता है, ये मैंने आपको बताया पहले ही। पी में ज्यादा से ज्यादा 6 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। डी में ज्यादा से ज्यादा 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं अधिकतम, और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अब इन इलेक्ट्रॉन में, इन उपकक्ष में, इन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन को हमें बताना पड़ता है, वहीं पर रहते हैं। तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा हर एक में, और तब अगर अधिक इलेक्ट्रॉन है और जरूरत पड़ी तो वो पेयरिंग होगा। तो दैट इज हुम्स रूल। So up to a maximum of 1357 number of electrons would remain in single electron in different orbitals, SPDF subscript। Thereafter, उसके बाद second, fourth, sixth and eighth electron would find a place in singly occupied orbitals of SPDF subshells along with the subsequent more number of electrons। जैसा इलेक्ट्रॉन होंगे, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उस तरह से उसमें भी एंटर करते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट तथ्य है जो कि हमको मालूम रहना चाहिए। Each orbital can have accommodate a maximum of 2 electrons। ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में हो सकता है, 2 से ज्यादा हो ही नहीं सकता। मान लीजिए कोई चेयर है, एक कुर्सी है, पर मैं बैठा हूं, आप बैठे हैं, कोई भी बैठे, लेकिन अगर बड़ी जरूरत पड़ी तो भाई आप उसको शेयर कर लें, किसी दूसरे को बैठा देंगे अपने साथ। लेकिन 2 से ज्यादा किसी भी एक सिंगल सीट पर बैठने की गुंजाइश नहीं है। तो वही चीज ये है, ऑलमोस्ट सिमिलर, द 2 इलेक्ट्रॉन्स accommodated in different orbitals। तो इस तरह से जब 2 इलेक्ट्रॉन बैठ हो जाते हैं किसी भी ऑर्बिटल में, तो हम उनको बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जोड़ा हो गया। they are termed as paired electrons, युग्मित इलेक्ट्रॉन। और इस तरह से इलेक्ट्रॉन के युग्मित होने को हम बोलते हैं पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। Electrons have got paired up। The paired electron in orbital exists in a positive।
अब ये भी बहुत 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 जरूरी है। ये जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये एक ही दिशा में घूर्णन करने वाले नहीं होते। जैसे हमें एक कुर्सी पर दो लोगों को बैठना है, तो हम एक इस तरह मुंह करके बैठेंगे, दूसरा दूसरी तरफ बैठेंगे, तब हम कन्वीनियंट फील करेंगे। तो दे आर नोन एज, दे शुड हैव, इलेक्ट्रॉन्स के केस में अगर हम देखें तो एक्सियल स्पिन्स होता है जो कि अपोजिट होता है। एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना होगा। और इनको हम एक नोटेशन से भी दिखाते हैं एरो के द्वारा। इसका भी हम उपयोग करेंगे आगे कहीं पर। क्लॉकवाइज रोटेशन इज रिप्रेजेंटेड, इलेक्ट्रॉन का घड़ी की दिशा में घूमना अगर हो रहा है तो यानी क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर प्लस हाफ है, तो उसको अपवर्ड एरो के द्वारा बताते हैं, ऊपर की ओर पॉइंटिंग एरो। ठीक है। और विपरीत दिशा वाला डाउनवर्ड एरो, one pointing out in downward direction and other is pointing out in upward direction, vertically of course. The upward arrow represents spinning in clockwise direction and downward arrow represents anti-clockwise direction. तो ये जरा है तो बहुत सरल, लेकिन बहुत ही सावधानी से इसका उपयोग करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में। और जैसा कि हम हमेशा बोलते हैं, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अभ्यास करने से ही ये बहुत सरल हो जाता। और इसके बाद एक तीसरा सिद्धांत, यानी रूल भी कह सकते हैं, बट नॉर्मली इट इज टर्म्ड एज अ प्रिंसिपल, सिद्धांत है जिसके आधार पर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। वो क्या होता है? अबाउ प्रिंसिपल को हम इस तरह से लिखते हैं, इस तरह से हम स्टेट करते हैं। अबाउ का प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत क्या है ये? In the unexcited state or ground state of atoms, orbitals are filled up by electrons in increasing order of their energies. Accordingly, it is made out that the electrons tend to reside in the lowest energy orbital available to them. This principle provides us a guidance for filling up orbitals with electrons. Therefore, one must know the increasing order of energies for different orbitals. और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी क्या है, वो ये। तो ये तो हमने रीड आउट कर दिया, लेकिन इसको समझना भी बहुत जरूरी है। प्रिंसिपल ऑफ बाउंड सिद्धांत के अनुसार ये होता है, पहली कंडीशन है इन द अनएक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट। अनएक्साइटेड मतलब जब वो बिल्कुल अपने न्यूनतम स्तर में है, कोई बाहरी एनर्जी उसके पास नहीं है। इन द उसको हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट भी बोलते हैं। न्यूट्रल एटम तो खैर होता ही है, न्यूट्रल जब ही रहेगा जब वो अनएक्साइटेड होगा, कोई एनर्जी नहीं मिली, कोई रिएक्शन नहीं किया, तो वो न्यूट्रल है। तो इन एन अनएक्साइटेड स्टेट हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो भी लिखते हैं अनएक्साइटेड स्टेट में लिखते हैं, न्यूट्रल एटम के लिए, किसी भी परमाणु, किसी भी एलिमेंट इन द अनएक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट। ये इसकी एक कंडीशन है, एक शर्त है जो कि हमें लिखना पड़ेगा जब हम व्हाट इज अबाउ प्रिंसिपल, इस तरह से सवाल आता है। ये सवाल आता है स्टेट अबाउ प्रिंसिपल विद एग्जांपल्स, इस तरह कई सवाल आ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ सकता है। तो उसमें हमें लिखना पड़ेगा इन द अनएक्साइटेड और ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम्स, परमाणु की ग्राउंड स्टेट में या अनएक्साइटेड स्टेट में, न्यूनतम स्तर में ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन के द्वारा भरे जाते हैं या इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में आते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ
जिस ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे कम होगी, ऊर्जा, ये ऑर्बिट और कक्ष और ऑर्बिटल, ये हर एक का एनर्जी लेवल भी होता है, उसको हम एनर्जी लेवल भी बोलते हैं। उसमें एक निश्चित ऊर्जा रहती है, अधिकतम ऊर्जा जो हो सकती है। तो हर एक की एक निर्धारित ऊर्जा है, उसके किसी ऑर्बिट में ज्यादा है, किसी में कम है, क्या है, कैसा है, तो इसको निकाल लिया गया है, इसको हम लोगों ने कैलकुलेट किया है, इसको हमने निकाला है। तो ये स्टेटमेंट तो बस इतना ही है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज में इलेक्ट्रॉन आते जाते हैं। सबसे पहले जिस इलेक्ट्रॉन में, जिस ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे कम होगी उसमें जाएगा, फिर उससे ज्यादा वाले में, फिर उससे ज्यादा वाले में, फिर उससे ज्यादा। सो दैट इज इंक्रीजिंग ऑर्डर। नाउ ये जो है, इसी पर आधारित हम इलेक्ट्रॉन को अलग अलग कक्ष और उपकक्ष में NLX के नोटेशन के द्वारा बताते हैं। और ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज इस तरह से आपकी किताबों में भी दिया है और यहाँ भी है, हमने आपको दे दिया। 1s पहले ऑर्बिट का S कक्षक सबसेल सबसे कम एनर्जी होती है। क्यों होती है अभी हम थोड़ी देर में सीख लेंगे। उससे ज्यादा 2s, 2p, 3s, 3p, 4p, तो ये आपको सब याद रखना पड़ेगा, और ये याद करना कोई मुश्किल नहीं है। आई विल प्रोवाइड यू rather a simple method to draw or make out the increasing order of energies a little later. Okay. तो increasing order इस तरह से है। अब इसको रटने की जरूरत नहीं पड़ती, बिल्कुल भी रटना नहीं। हाँ, इसको हम सीख सकते हैं कि कैसे बनाएं। Of course, it cannot be a shortcut. कोई इस तरह से अगर हम कोई शॉर्टकट बनावे कि हाँ सब हमेशा ऐसे ही होगा और कॉन्सेप्ट्स पर ध्यान न दें, मूलभूत धारणाओं पर, सिद्धांत पर या नियमों पर ध्यान न दें, तो उसमें हम लोग कहीं गलती कर सकते हैं। अब और साथ साथ ऊपर से तो प्रैक्टिस तो करना ही है। दिस ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी फॉर डिफरेंट ऑर्बिटल आल्सो कंफर्म्स विद n+l रूल। ये जो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी है, ये अभी थोड़ी देर में हम आगे और पढ़ेंगे। एक होता है n+l रूल, इसको हम मेडलन्स रूल भी बोलते हैं, MEDELUNGS, मेडलन्स रूल। n+l रूल कॉमनली बोलते हैं। n क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। l क्या है? सेकेंडरी क्वांटम। प्रिंसिपल और सेकेंडरी क्वांटम नंबर पर आधारित इलेक्ट्रॉनों की स्थिति निर्मित होती है, बताई जाती है। तो ऑर्डर ऑफ एनर्जी जो ये दिया है आपको ने, वो n+l रूल से भी आता है। अब आगे हम और कुछ बात करें। हमको ये जानना भी बहुत जरूरी है कि ये ऑर्डर बना कहां से, अब ने कैसे तय कर दिया ये ऑर्डर, कैसे ये निकला। तो हमको थोड़ा सा ध्यान इस पर देना पड़ेगा कि the nuclear pull over electrons is caused by protons depending upon the radii and the distance of electrons in the nucleus. इलेक्ट्रॉन को खींचने की शक्ति जो कि न्यूक्लियस में है, प्रोटॉन में, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है, वो इलेक्ट्रॉन को खींचता है। और वो इलेक्ट्रॉन को खींचने की शक्ति पहले किसको खींचेगा? जो बहुत पास वाला होगा। जो इलेक्ट्रॉन बहुत पास वाला होगा वो बड़ी आसानी से खींच जाएगा। दैट इज द रेडियाई और डिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से दूरी, जिसको हम रेडियाई से नापते हैं, रेडियस से नापते हैं, त्रिज्या से नापते हैं, वो उस पर आधारित है। An electron nearer to the nucleus has lower energy. इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के बहुत पास है उसकी एनर्जी सबसे कम होगी, और
जो बाहरी ऑर्बिटल में है उसकी एनर्जी ज्यादा होगी नेचुरली, इलेक्ट्रॉन उसके इलेक्ट्रॉन उतनी ज्यादा खींच नहीं पा रहा है ताकत से, इसलिए उसकी एनर्जी ज्यादा होगी बाहरी ऑर्बिटल्स की। तो ये तो एक ब्रॉड कंसेप्ट है, मोटे तौर से ये कहा जा सकता है कि न्यूक्लियर अट्रैक्शन ओवर इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस of the electron from the nucleus. If the electron is closer to the nucleus, it will be pulled quite easily. तो उसको हम दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं। और हमने पूछा इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है, अपोजिट चार्जेस हैं, अट्रैक्शन होगा। और ये हमने एक पढ़ा हुआ है कूलम्स लॉ, थोड़ा सा आपको रिवाइज करना पड़ेगा। कूलम्स लॉ दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू चार्जेस, रिपल्शन भी हो सकता है, बट इन दिस केस इट इज अट्रैक्शन, डिपेंड्स अपॉन देयर रिलेटिव चार्जेस and inversely proportional to square of the distance. Distance here is the radii, radius of the orbit, उसको हम r से बताते हैं। तो मान लो दो चार्ज हैं q1 और q2 और r उनके बीच में डिस्टेंस है। q1 एक चार्ज है, q2 दूसरा चार्ज है, दोनों के बीच में डिस्टेंस r है। r in this case is the radius of the orbit. So that will be the force of attraction will be F q1 into q2 upon r square, and of course k is a constant, proportionality constant. Okay, तो ये हम पढ़ चुके हैं और इसी पर आधारित हमने रेडियस और चार्जेस से अट्रैक्टिव फोर्सेस को हमने निकाला है। Evidently, the force of attraction between two charges is inversely proportional to the square of their distance of separation, which in this case is the radius. R है इस केस में, radius of the orbit. Okay. So charged particles would be more attracted when they are closer. वो पार्टिकल जो कि बहुत पास हैं इलेक्ट्रॉन, in this case charged particles are electron. प्रोटॉन तो अपनी जगह पर स्थिर है। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को जो कि बहुत पास है उसको पहले खींचेगा। बहुत पास मीन्स डिस्टेंस कम होगा, ऑर्बिटल कम होगा, ऑर्बिट कम होगा, ये डिस्टेंस का। सो दैट इज देयर। नाउ लेट अस सी हाउ टू मेक आउट ए कन्वीनियंट मेथड फॉर दीज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी को निकालने के लिए एक सरल तरीका भी सीखना बहुत जरूरी है। ऐसे तो हम इसको रट लें और रटने में गलती हो सकती है। Mucking up is not at all necessary, but there cannot be a shortcut. There can be a method to make it out. Now let us see what is that method. The method is very simple, and I have provided a detail here for drawing the order of increasing energy according to our principle. A convenient method to make out the order of increasing energy of different orbitals as per our principle is, अब देखिए अलग अलग बुक्स में, अलग अलग किताबों में अलग अलग तरीके से इसको बताया गया है। One very common is the serpentine diagram, टेढ़ा मेढ़ा डायग्राम सांप की तरह से वो कुछ इस तरह से बता के देते हैं। And there are certain other methods also, right? 1s, 2s, 3s, and vertically, and then proceed. But I suggest a simple method where one has to, of course, practice. Draw a triangle. Stepwise आप ध्यान से देखिए तो आपको बहुत सरल लगेगा। Draw a triangle, preferably an equilateral triangle. इक्विलैटरल मतलब जिसकी तीनों साइड बराबर हो, ट्रायंगल ऐसा बना लो। इक्विलैटरल कोई जरूरी नहीं है, लेकिन एक सिमेट्री के लिए, अच्छा डायग्राम बनाने के लिए वो बन जाए तो बहुत अच्छा है। इस ट्रायंगल को 6 हिस्सों में पैरेलल लाइन से डिवाइड करिए।
6 हिस्सों में डिवाइड कर दिया बेस, और एक आर्म को और दूसरे आर्म पर को इन पैरेलल लाइन से जोड़ दीजिए। एक आर्म वर्टेक्स में, शीर्ष में, ट्रायंगल के शीर्ष में 1s लिखिए। उसके बाद एक तरफ, एक साइड में जो आपने पैरेलल लाइंस खींची है उसके शुरुआत में और उसके आखिर में, एक साइड में 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s। बहुत सरल है, ये तो कोई बहुत मुश्किल बात तो है नहीं। ट्रायंगल बनाया और 1, 2, 3, 4, 5 पैरेलल लाइन खींच दिया बराबर दूरी में, और तो डिवाइड कितने हिस्से में हो गया? ये 6 में। 5 लाइन आप खींचेंगे तो ट्रायंगल 6 में डिवाइड होगा। तो ये 5 पैरेलल लाइन खींचा, इसके बीच में, दोनों आर्म्स के बीच, एक आर्म्स में, एक साइड में 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s, आखिरी पॉइंट में 7 लिखे, ये देखिए 7, और जस्ट अपोजिट 7p। तो तीनों वर्टेक्स में हमने क्या लिखा? एक में 1s, दूसरे में 7s, तीसरे में 7p, और एक आर्म को 2s, 3s, 4s, 5s, 6s बांट दिया। उसके जस्ट अपोजिट 2p, 3p, 4p, 5p। बहुत सरल है। और फिर हमने क्या किया? 4s को पकड़ लिया। 1s, 2s, 3s तो अभी छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए। 4s को पकड़ लिया। 4s के सेंटर में, 4s और 4p के लाइन के बीच आप 3d लिखिए, नीचे 4d लिखिए, 5d और बेस में 6। और जब आपने 6d लिख लिया नीचे, तो फिर लौट जाइए बेस में ही 5f। ध्यान रहे, ये 6 है तो ये 5 है, 5f, और उसके ऊपर 4f। तो ये तो मार्किंग्स हो गई। दिस इज हाउ यू हैव मार्क्ड द 2 आर्म्स, बेस एंड द लाइन, पैरेलल लाइंस। अब आप इसको एरो से चिन्हांकित कीजिए। मार्क suitable arrows which will point the increasing order of energies. 1s से 2s के बीच में आए, एक एरो बीच में डाल दिया। 2p में गए, फिर एक एरो, और फिर एक डायगोनल, ये देखिए डॉटेड लाइन है, 2p और 3s में ला दिया एरो के साथ। फिर 3p में आए, ये देखिए एरो। फिर 4s में अगेन एन एरो, 3d, 4p, 5s, 4d, 5d, and like that 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, and that way 5f, 6d, 7। ये तो बहुत सरल है, लेकिन केवल मेरे कह देने से ये सरल है ऐसा नहीं होता। It has to be practiced 2, 3, 4, 5 or several times। और जब आप ये सही तरीके से बना लेंगे तो increasing order of energies and writing configuration becomes very simple। बहुत ही सरल है। पर ध्यान ये रखना है कि 3D कहाँ से शुरू करें और बेस तक चले जाएं, और फिर लौट करके 6D में बेस में 5F और उसके ऊपर 4F। F का दो ही मतलब है, दो ही लाइन से, बेस से और उसके ऊपर एक, दैट्स ऑल। 5 और 4 ये हो गया। And all this I have provided here. To make you convenient, it is given here. Draw a triangle, preferably equilateral. Divide this triangle into 6 parts by 5 equidistant lines parallel to its base. Mark vertex, इसको हम बोलते हैं vertex, as 1s, 2 ends में ये लाइन 2s, 2p, 3s, 3p, ये मैंने सब लिख दिया है, आप ऐसे बना लीजिए। Mark a point at the center
अब 4s वाली लाइन के बीच में 3d लीजिए, S3D 4D 5D एंड दिस वे, और 4f तो नीचे से ये, और एरोज जैसा मैंने बताया ये लिखेंगे। तो ये जब आप बना लेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन बिकम्स, राइटिंग कॉन्फ़िगरेशन बिकम्स वेरी वेरी सिंपल, बहुत सरल हो जाता है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज निकालने के लिए और कॉन्फ़िगरेशन। अब कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो हमको मालूम है NLX न्यूट्रिशन में लिखेंगे NLX, पहले मैं आपको बता चुका हूं। फॉर एग्जाम्पल आई गिव यू सिंपल मेथड, बेरियम 56, Ba is barium, one of the important element, एटॉमिक नंबर 56 है। तो पहली चीज, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, जिस तत्व का के परमाणु का हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना पड़ेगा, उसका एटॉमिक नंबर तो हमें मालूम ही होना चाहिए, और इस एटॉमिक नंबर के अनुसार इलेक्ट्रॉनों की संख्या का विभाजन किस तरह से बटे हुए हैं, डिस्ट्रीब्यूशन किस ऑर्बिट और कक्ष कक्ष को इस तरह से बटे हुए हैं, वो हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में दर्शाना पड़ता है। नाउ फॉर बेरियम इफ यू प्रोसीड द सेम वे, यहां से हमने लिखा तो 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन, s में 2 हो सकता है, 2s2 2p6, और इस तरह से ये हमने इसी ऑर्डर में बढ़ते क्रम में जब हम लिखेंगे तो ऐसा आ जाए। कॉपर एंड क्रोमियम, इसका भी ऐसा ही होता है, लेकिन जब आप ऑर्डर से बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो यहाँ पर जो फाइनल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उसमें कुछ सुधार करना पड़ेगा, कुछ इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा, कुछ ध्यान रखना पड़ेगा, ये हम अभी थोड़ी देर में आपको बताते हैं। और ये कॉपर का ऐसे लिखा जाता है। सो दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, एंड प्लीज 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 माइंड इट, इट्स नॉट अ शॉर्टकट। अगर कोई भी विद्यार्थी समझता है कि हमने बना लिया और खट से आ जाएगा, तो हो सकता है कि प्राय बहुत सरल हो, और अधिकतर केसेस में ये अप्लाई भी होता है और सही भी होता है। देयर आर एक्सेप्शंस, कहीं कहीं पर हमें सुधार भी करना पड़ता है किसी किसी तत्व के परमाणु क्रमांक में। तो और साथ साथ बिना मूलभूत सिद्धांतों के को समझे अगर आप ये कर रहे हैं तो मेरी तो राय नहीं है कि आप करें, नॉट बी टेकन एज अ शॉर्टकट। उसको आप पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, और फिर इसको प्रैक्टिस करिए, इट बिकम्स वेरी सिंपल। नाउ लेट अस प्रोसीड फर्दर। अब जैसा कि मैं अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था, इन सच केसेस जैसे कॉपर और क्रोमियम मैंने आपको दिया है, रीएडजस्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज के हिसाब से बनाएंगे तो वो आएगा 3d9 4s2, वो आता है। ट्रायंगल के हिसाब से बनाएंगे तो 3d9 4s2 आएगा। लेकिन ये एक एक्सेप्शनल केस है, और परीक्षा के ख्याल से, एग्जामिनेशन के ख्याल से, और वैसे भी दिस इज वेरी सिग्निफिकेंट एंड इंपॉर्टेंट दैट completely filled or half filled orbitals are more stable। ये ऑर्बिटल जो अधूरे भरे होते हैं या पूर्ण रूप से भरे हैं वो स्थायी होते हैं। स्थायित्व प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन का रीएडजस्टमेंट होता है इन केसेस हियर, एंड ऑफ कोर्स कॉपर एंड क्रोमियम इज अ वेरी गुड एग्जांपल, इट्स अ वेरी गुड एग्जांपल। दीज आर ट्रांजिशन मेटल्स, ट्रांजिशन मेटल्स। कॉपर एग्जैक्टली अब हम आगे पढ़ेंगे, exactly it is not a transition metal but it is included along with the transition metal. Why and what is the reason, we shall take it up a little later in some other topic. But then here you have to take care about the adjustments made here in the last orbit, 4s and 3d. Why? To bring stability to the atom, और
ये भी ध्यान देने की चीज है, यहीं पर मैं बताऊंगा, कृपया ये नोट करें। और हम लोगों से अक्सर ये गलती हो जाती है, जल्दी जल्दी में कुछ भी हम लिख देते हैं। और ठीक है, अगर हम एग्जामिनर उसको इग्नोर करता है या हम लोग उसको उस पर ध्यान नहीं देते तो बात अलग है। लेकिन सही तरीका ये है, जैसे ही एक कक्ष पूरा हो, 1 फर्स्ट ऑर्बिट कंप्लीट हुआ, S2 हो गया, आप डॉट और कॉमा लगाए। दूसरा शुरू हुआ, अलग अलग उपकक्ष हैं S और P, तो कॉमा रहेगा बीच में। तीसरा शुरू होगा तो डॉट कॉमा लगेगा। तो इस तरह से चौथे में डॉट कॉमा। तो ये है तो बड़ी मामूली सी चीज, बट इट शोज ए वेरी सिस्टमेटिक वर्किंग ऑन द पार्ट ऑफ द स्टूडेंट और द लर्नर। इस तरह से अगर आप लिखेंगे तो बिल्कुल सही तरीका कहा जाएगा। अब ऐसे तो ठीक है, आप कॉमा लगाते चले जाइए, कुछ भी कर दीजिए, वो कॉन्फ़िगरेशन तो लिख गया, लेकिन ये कोई तरीका तो हुआ नहीं। Whatever we do, it should be neat, clean and systematic. So this is the method. Now, F orbitals में कुछ खास ध्यान रखने वाली चीजें हैं, इसलिए मैंने लिखा अब आगे जब एटॉमिक नंबर बढ़ जाता है, particularly in lanthanides and actinides, F orbitals are involved. ऐसे एलिमेंट्स जिनको हम लैंथेनाइड्स बोलते हैं या रेयर अर्थ्स बोलते हैं और एक्टिनाइड्स बोलते हैं, उसमें F ऑर्बिटल भी भरे जाते हैं। देखिए, आपने ट्रायंगल में अगर आप देखेंगे तो F नीचे से शुरू होता है, बेस से। और आप जब ट्रायंगल बनावे तो कृपया यही ध्यान रखें कि नीचे से ऊपर चले। D भर दिया, उसके बाद नीचे आए 5F and 4। तो जब F ऑर्बिटल्स को अगर भरना होता है, इतने इलेक्ट्रॉन हैं कि F ऑर्बिटल में भी उन्हें बताना पड़ेगा कि उनके किस तरह से भरे हैं, तो हम N+L रूल का फॉलो करते हैं। और N+L रूल का एक दूसरा नाम भी है, शायद आपको मालूम हो या ना मालूम हो, पता नहीं, दैट इज आल्सो नोन एज मेडलिंग्स रूल। सो व्हाट इज दैट N+L रूल? हमें मालूम है N इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, L इज अजीमुथल। So let us see. In general, it is noticed that the orbital energies are governed by both principal quantum number and azimuthal quantum number. अब इतना सब हमें करने के बाद हमें ये चीज तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि ये जो इलेक्ट्रॉन अपने अपने ऑर्बिटल्स में जाते हैं, उनके क्वांटम नंबर पर आधारित है, प्रिंसिपल और सेकेंड या एजिमुथल। N इज प्रिंसिपल, L इज एजिमुथल। तो एक नियम बना है जिसको कि मेडलिंग रूल भी बोलते हैं, या सिंपली भी कॉल इट एज N+L रूल। अब N+L रूल क्या है, ये देखना पड़ेगा। जब एटॉमिक नंबर ज्यादा आता है और F ऑर्बिटल भरना पड़ता है या D ऑर्बिटल्स के केस में, तो हम ये N+L रूल पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी हो जाता है। अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं और सर्टेन केसेस भी हैं, उन पर हमें ध्यान देना बहुत जरूरी है। A new or incoming electron would occupy an orbital in which the sum N+L is lower. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और सेकेंडरी क्वांटम नंबर को हम संख्याओं से भी दर्शाते हैं, संख्या तो है ही है और नोटेशन तो है ही है SPD। तो N और L को मिला करके जो टोटल आता है, तो नया इलेक्ट्रॉन जो कि हम डालना चाहते हैं, जो कि आएगा इलेक्ट्रॉन में, तो जिसमें N की वैल्यू कम है उसमें जाएगा N+L का वैल्यू, N+L इज लोअर। और जब मान लो कभी ऐसा भी होता है N+L इज सेम, देन व्हाट विल हैपन? तो उस केस में इलेक्ट्रॉन विल प्रिफर एन ऑर्बिट विद लोअर वैल्यू ऑफ N। N जिसमें कम होगा उसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा। प्लीज go through it carefully and understand it.
वैसे 2 इलेक्ट्रॉन जाना है, इसमें कई इलेक्ट्रॉन भरने रहते हैं, n+l पर हम बढ़ते चले जाते हैं। जिसका n+l कम होगा उसमें पहले जाएगा इलेक्ट्रॉन। दोनों का जोड़ n+l टोटल, अगर जिसका काम है 2 इलेक्ट्रॉन में, एक का टोटल मान लीजिए 8 आ रहा है, दूसरे का आ रहा है 7, तो 7 में जाएगा वो, 7 वाले में। और अगर कहीं भी बराबर भी होता है तब क्या होगा, n+l की वैल्यू तो उसमें जाएगा जिसमें n की वैल्यू कम होगी। अब कहीं कहीं पर इसके एक्सेप्शंस हैं, इसमें अपवाद है। चॉइस बिटवीन 4d एंड 5f। 4d और 5f को अगर हम क्वांटम संख्या के आधार पर ढूंढें, 5d एंड 4f, तो क्या होगा, 5 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, d is सेकेंडरी क्वांटम नंबर। तो 5d अगर हम जोड़ें तो 5 और 2 s का क्वांटम नंबर 0, p1 p2, 5 and 2 is 7, 4f, 4 plus 3 7, तो n+l is 7 in both of them। ऐसा भी केस आता है। तो खास तौर से I tell you this is applicable particularly in case of transition metals and actinides। ध्यान देने की बात है। अगर बराबर आता है the electron must go to 4f। अब इलेक्ट्रॉन कहां पर जाएगा, कहां स्थापित होगा, कहां स्थित होगा, जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कम हो, 4f में। भले वो एनर्जी इंक्रीजिंग ऑर्डर में 5 पहले आ रहा हो, लेकिन जाएगा 4f में। A single electron is occupied by 5d orbital। कम से कम एक इलेक्ट्रॉन तो 5d में जाएगा और उसके बाद बाकी इलेक्ट्रॉन 4f में स्थित हो जाएंगे till it is completely filled with 14। f में 14 इलेक्ट्रॉन होता है। एक दूसरा केस भी है 6d and 5f, उसी से मिलता जुलता। 6d and 5f, इसका n+l अगर जोड़ें तो 8 होता है। तो नियम के अनुसार क्या है, इलेक्ट्रॉन must enter into 5f orbital। 6d इंक्रीजिंग ऑर्डर में भले जरूर आ रहा हो ट्रायंगल के हिसाब से या बाउ प्रिंसिपल के हिसाब से, लेकिन ये अपवाद है, इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, पर्टिकुलरली with elements with higher atomic transition metals and actinides। तो ये as per rule the electron must enter into 5f orbital but 1 or 2 electron gets into 6d orbital। एक या 2 इलेक्ट्रॉन पहले 6d में चले जाएंगे और फिर d में 10 इलेक्ट्रॉन हो तब जाए, ऐसा कोई जरूरी नहीं। It will keep waiting till 5f is filled up। So this is important। The reason for this exception lies in the fact that 6d and 5d orbitals are almost equal। अब ये सब क्यों होता है? These depend upon energy levels। The energies of 6d and 5f are almost similar, इसलिए ऐसा हो जाता है। So these are the exceptions। It has to be taken carefully। 5d 4f का और भी एक क्लोजर होता है। तो ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, दिस इज एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट। खास तौर पर एप्लीकेबल कब है, जब हायर एटॉमिक नंबर के बारे में हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाए। नाउ हाउ टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नंबर ऑफ मेथड्स आर देयर। ये परमाणु में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण इस तरह से स्थित है, ये हम कई तरीके से बताते हैं।
वो प्रिंसिपल तो पूरा NLX नोटेशन में देते ही है, वो हमने इतनी देर से सीख लिया। As per Above principle, this represents the distribution of electrons in different shells as well as subshells in increasing order of energies. अब ये है जैसे मान लो कैल्शियम का लिखना है, कैल्शियम एटॉमिक नंबर इज 20, तो NLX नोटेशन में हमने ऐसे लिख दिया। और एक और तरीका है, बजाय इसके कि हम ढेर सारा सब ये इतना बड़ा हम लिखे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हम विद रेफरेंस टू प्रीसीडिंग इनर्ट एलिमेंट, ये जो एलिमेंट है कैल्शियम 20, इसके पहले कौन सा उदासीन तत्व है उस पर आधारित हम लिख सकते हैं। कैल्शियम के पहले आता है आर्गन, Ar, और Ar का एटॉमिक नंबर होता है 80, तो हम क्या लिखेंगे, Ar ब्रैकेट में Ar लिखेंगे, उसके बाद 4s2, Ar4s2। तो वो तो मैंने यहाँ नहीं बताया, लेकिन एज एन एग्जाम्पल हमने लिखा नहीं है, बता तो दिया विद रेफरेंस टू इनर्ट गैस। लेकिन एक दूसरा एग्जाम्पल हम, हाँ ऑफ कोर्स इट इज 10, वेरी गुड, इट इज Ar4s2, ऐसे लिखा जाता है प्रीसीडिंग इनर्ट। बेरियम का लिखना है, बेरियम के पहले एक इनर्ट गैस आती है, पीरियोडिक टेबल का ज्ञान होना चाहिए, थोड़ा सा हमको मालूम भी है और आगे ब्यौरेवार पढ़ेंगे। दैट Xe is xenon. Xenon atomic number is 54. अब ऐसा है, देखिए, यू आर लर्नर, यू हैव टू प्रैक्टिस करते करते ये एटॉमिक नंबर वगैरह बहुत आसानी से याद हो जाता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, एटॉमिक नंबर अपने आप याद हो जाता है। सो xenon is 54 और उसके बाद 6s2, यानी यहां तक पूरा जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हर ऑर्बिट, सब ऑर्बिट और जो कुछ भी है सब शेल, ये सब पूरा भरा हुआ है। और बाद में 6s। सोडियम, अब ये तीसरा एग्जांपल बहुत ही सिंपल है, नियॉन। सोडियम के पहले नियॉन एटॉमिक नंबर 10, PS1, ऐसे लिख देते हैं। तो ये दिस इज एन एब्रीविएटेड मेथड, दिस इज एन एक्सपेंडेड मेथड, पूरा लिखना है और ये संक्षिप्तीकरण में हम लिख देते हैं शॉर्ट। कौन उतना लिखे, जो जानकार है वो फौरन समझ जाएगा कि नियॉन का पूरा कॉन्फ़िगरेशन है और उसके बाद 3s1 है। तो दिस इज अनदर मेथड। और तीसरा मेथड है जो शेल्स और सब शेल्स और ऑर्बिटल को नहीं दर्शाता, सिंपली राइटिंग द मेजर एनर्जी लेवल्स, मेजर ऑर्बिट, मुख्य कक्षों को बताता है। 2882 कैल्शियम इज 20, तो अब देखिए 2, 8, 8 और 2, हमने मेजर एनर्जी लेवल लिख दिए। लेकिन ये तो बहुत ही शुरुआत की बात है, अब हम लोग तो बहुत ज्यादा पढ़ चुके हैं, हमें अबाव प्रिंसिपल, सब शेल्स ये सब डिस्ट्रीब्यूशन करना, हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, तभी हमें परफेक्शन मिलेगा। केवल इसको पढ़ लेने से, समझ लेने से या किसी किताब को देख लेने से पूरा नहीं आएगा। प्रैक्टिस तो करना ही है। और मैं आपको राय दूंगा कम से कम रेडॉन 86 तक के तो जितने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो आप पहले धीरे धीरे करके बनाने का अभ्यास कर लीजिए, सीख लीजिए। देन ये तो मेजर एनर्जी। और चौथा तो बहुत ही सरल है, शुरुआत हमको इसी ढंग से बताई गई थी कि हम एक डायग्राम बनाएं, डायग्राम जो कि ऑर्बिट्स को और इलेक्ट्रॉन को डॉट्स के रूप में, ऑर्बिट्स को घेरे के रूप में या सर्किल के रूप में बताते हैं। फॉर एग्जांपल कैल्शियम 2882, मैग्नीशियम 12 282, देखिए 8, पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और तीसरे में 2।
डॉट से बताते हैं, क्रॉस भी बता सकते हैं, क्रॉसेस से कॉपर 28181 ये सब ध्यान देने की बात है। और प्लीज आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बाउ प्रिंसिपल के आधार पर इस ढंग से लिखा है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। या एब्रिविएटेड मेथड भी आप लिख सकते हैं, बहुत सुंदर। लेकिन उसके बाद भी मैं आपसे ये राय दूंगा कि डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन और ऑर्बिट रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की प्रैक्टिस भी करिए। एंड दैट्स द एंड, वी क्लोज हियर and I'll simply suggest you to please go through whatever I have given and practice it to bring perfection। पूरी तरह से आप उसकी प्रैक्टिस करिए, लेकिन प्रैक्टिस के पहले जो उसके मूलभूत नियम हैं, सिद्धांत हैं, उसको जो कि मैंने बताया हुआ है और आप शायद जानते भी होंगे, पहले नहीं भी जानते तो आप ध्यान दीजिए और उसको कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।